से आप हेडिंग डाल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, या आप सिर्फ मैट्रिसेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में मैं सब कुछ कवर करता चला जाऊंगा। दिस इज मैट्रिसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विद वेरी इजी वन ऑफ सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो भी है धीरे धीरे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है आपका cos थीटा, दिस इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस, ध्यान से देखिए मैंने क्वेश्चन जो लिखा है उसको आप हमारे साथ लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो आपका छूट जाएगा फिर। sin थीटा इंटू ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। तो यहां तक के सारे टर्म हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो आप इस स्टेज पे जानते ही हो, ये क्वेश्चन काफी इजी काम हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई तो हर बच्चा कर सकता है कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई बाहर एक एलिमेंट होता है वो अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो cos थीटा बच्चों हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए। तो वेरी इजी वन, दिस इज cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस ब्रैकेट दिस इज sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, दिस इज sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ऐड होने पे। तो ऐड होने पर आपको सारे टर्म्स इसमें क्लियर है, यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक, तो बच्चों ये तो बिगिनिंग लेवल पे क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें कोई आपको बहुत कोई मेहनत नहीं करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस। अभी भी किसी को डाउट है तो वो यहाँ पर मेरे से पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बोर्ड का ही है, लेकिन कैसे आपको करना है वो आप समझ लीजिए। जैसे आपको दिया है इफ a इज इक्वल टू डायगोनल 1, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 1 2, एंड b इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 माइनस 1, आपसे पूछा जाएगा फाइंड a प्लस b। ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों उसको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आप इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायगोनल का मतलब आप लोग को सबको सिखाया भी गया होगा कि डायगोनल का क्या मतलब होता है। तो जैसे अगर आप मैट्रिसेस ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनको डायगोनली अरेंज करेंगे और बाकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये मतलब होता है इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का। और जो बच्चों आपका बी गिवन है, बी में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे 2 3 माइनस 1 और बाकी जगह आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपसे बच्चों a प्लस बी पूछा गया है, तो a प्लस बी निकालना आपके लिए काफी आसान काम है। दिस इज 3 0 0 0 3 माइनस 1 2 0 0 0 एंड 1। तो a प्लस बी को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल 3 2 1। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि a भी डायगोनल के फॉर्म में दिया हो, b भी डायगोनल के फॉर्म में दिया हो, और आपसे a प्लस बी जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे ऑब्जेक्टिव में वो भी डायगोनल्स के फॉर्म में ही दिए होंगे। तो आई थिंक आप फिर कर तो लोगे ही, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मैट्रिसेस के काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड्स में आते ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। बस ये डायगोनल करके लिखा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द मैट्रिक्स x such that 2a plus b plus x equal to 0, where आपके पास कुछ डाटा गिवन है
जो ए है आपका वो गिवन है आपका 2x2 मैट्रिक्स है, दिस इज -1 2 3 and 4। और जो बी है आपका बच्चों वो गिवन है 3 - 2 1 5। ठीक, तो बच्चों इसको यूज करके आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, तो बच्चों जो रिलेशन अगर आपके पास गिवन है उस रिलेशन को अगर हम लिखते हैं तो गिवन है 2a + b + x = 0। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी -2a - b। x की वैल्यू आएगी -2a - b। उसके बाद बच्चों x इज -2a, a की वैल्यू आप जानते हैं तो बच्चों उसको प्लेस करेंगे, और -b, b भी आप जानते हैं उसको भी प्लेस कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करना आपके लिए बेहद आसान काम है, तो आप इसको करते चले जाइए, और जैसे ही करेंगे तो फाइनल सिंप्लीफाई अगर आप अपनी कॉपी में करेंगे तो आपका आंसर मैं आपका सीधा डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो आपका बच्चों फाइनल आंसर आएगा -1 -7 -2 -30। अब आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लगा रहा हूँ, साथ साथ लिख रहा हूं, तो आप भी साथ साथ लिखते चलो वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और काफी अगर आपको बहुत ज्यादा आप स्मार्ट है, बहुत सारा आता है, तो आप क्वेश्चन हमसे बल्कि पहले कर लिया करें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैं देने जा रहा हूँ वो भी बोर्ड का ही काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने कॉपीज चेक की थी वो काफी सारे बच्चों का गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास गिवन है इफ a इज इक्वल टू 1 - 1 2 - 1 b इज इक्वल टू a b 1 - 1। a और b आपके पास गिवन है और आपके पास एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन है बच्चों a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों फाइंड a एंड b। आपसे बच्चों ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों उसको करने की कोशिश करिए। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या होगा, कैसे करेंगे, तो वो आपको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आजमाता है और उसका गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सही ढंग से करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको सिखाया गया होगा जो भी मैट्रिक्स में, उसको आप यूज करिए। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है वो आप लोग क्या करते हो कि a + b का होल स्क्वायर खोल देते हो, और फिर बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन आपका होता है ये एग्जाम में। लेकिन रियलिटी में कैसे करते हैं तो वो आप देख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर है तो आप इसको a + b इंटू a + b सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं, दिस इज a स्क्वायर + b स्क्वायर। क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि मैट्रिक्स में जो a इंटू बी का प्रोडक्ट होता है और जो b इंटू a का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल नहीं होता है। मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। लेकिन आप करते क्या हो, आप सोचते हो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a है और इसका परफेक्ट स्क्वायर समझ करके इसको खोल देते हो और वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको आप कहते हैं वो सब अगर प्रॉपर लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं इसमें प्रॉपर आपको करके दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये बच्चों आ गया a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस फिर आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। अब आप इस स्टेज पे कह सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, जो 2ab वाला टर्म है वो 2ab वाला टर्म नहीं होता है, बल्कि वो ba प्लस ए बी इज इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स होता है। लेकिन आप इसको क्या कर देते हो, आप कह देते हो ए बी इज इक्वल टू 0 का रिलेशन यूज करके आप फाइंड कर लो ए और बी। और कई बच्चे निकालते भी हैं, उनका गलत होता है। तो b इंटू ए इज डिफरेंट, इंटू बी इज डिफरेंट। अब आप बच्चों वैल्यू यहाँ पे प्लेस करिए और अपने सिंप्लीफाई करिए कॉपी में, क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रह गया है। अब आप इसको कर सकते हैं आराम से।
और करना स्टार्ट भी करिए और मेरे को सीधा आंसर बताइए क्या आ रहा है। 1 - 1 2 - 1 प्लस ये हो गया b इंटू ए। अब लिखेंगे a इंटू बी, तो a इंटू बी दिस इज 1 - 1 2 - 1 और b हो गया आपका a इंटू बी, ये हो गया 1 - 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज 0 0 0 0। तो बच्चों अब तो आप मल्टीप्लाई तो करना जानते ही हैं इस लेवल पे, तो मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए दो मैट्रिक्स को, तो आपके पास कुछ रिलेशंस निकल करके आ जाएंगे। और अगर आपसे ना निकले मल्टीप्लिकेशन, आपको आता ना हो, तो वो अभी मेरे को बता दीजिए, वरना मैं मल्टीप्लाई तो कर ही रहा हूं। दिस इज a plus 2, this is minus a minus 1, this is b minus 2, this is minus b plus 1, ये बच्चों मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वाला देखिए, दिस इज a minus b 2 और ये आएगा 2a minus b और ये आएगा 3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कुछ हाई फाई यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट सभी लोग ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट को दूसरी रो दूसरी कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। चलिए, तो बच्चों आप लोग ने ऐड कर लिया होगा, ऐड करने पर क्या आया है, दिस इज 2a minus b plus 2 minus a plus 1, 2a minus 2 और minus b plus 4। सभी बच्चे अपना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन चेक करें, कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो बताएं। अब बच्चों यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगी, 2a minus b plus 2 is equal to 0, minus a plus 1 is equal to 0, 2a minus 2 is equal to 0 और minus b plus 4 is equal to 0। इतनी इक्वेशंस बनेंगी। तो आप जितनी भी इक्वेशंस को यूज करेंगे तो आपका a1 आएगा तो b4 आएगा, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन करने का पैटर्न पूरी तरीके से समझिए किस तरह से किया जा रहा है। सभी बच्चे क्वेश्चन करने का पैटर्न समझें कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब कंटिन्यू करें। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। तो ये क्वेश्चन भी जो है इसमें भी काफी सारी बच्चों की गलतियां होती हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। इफ a इज इक्वल टू 0 1 -1 0, फाइंड x and y such that xi plus ya is equal, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। देखिए ध्यान से, xi प्लस ya का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। सभी बच्चे इसको रिव्यू करें, क्या मैंने गिवन दिया है यहाँ पे। आपके पास a मैट्रिक्स गिवन है और पूछा जा रहा है फाइंड xy सच दैट xi प्लस ya का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या रिव्यू होंगे इसके आपके, करना स्टार्ट करिए भाई। आपको स्मॉल एक्स वाई निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, और आई जो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का वेटेज में हो सकता है। तो ए जो है आपका 0 1 -1 0, ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, एक्स आई प्लस वाई ए, ये निकालना है। तो उसको अगर आप रिप्रेजेंट करिए तो x ये हो गया 1, i का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i देख के आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, ये हो गया। अब ये हो गया बच्चों xi प्लस वाई ए, दैट गिव्स, क्या करेंगे x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
ये कर दिया, इसमें y अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों xi प्लस वाई ए, ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है x प्लस 0 y प्लस 0 माइनस वाई प्लस 0 x प्लस 0। ये आपका बच्चों निकल के आया है xi प्लस वाई। अब बच्चों बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है xi प्लस वाई ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसके होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आपको xi प्लस वाई ए का होल स्क्वायर निकालना है, और वो चीज आपके पास गिवन है कि वो a के इक्वल है, एक ऐसा रिलेशन आपको मैंने दे रखा है। तो xi प्लस वाई के होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि बच्चों आप इस मैट्रिक्स को 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ करते चले जाओ, वरना कंफ्यूजन कहीं नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आप बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपका आएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 2xy, दिस इज माइनस 2xy, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। तो यहां तक के सारे स्टेप्स देखिए, सबको क्लियर है। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनका हर एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन 2xy इज इक्वल टू 1, माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वाई, और जो आपका 2xy है वो आपका आएगा 1, ठीक है। ये आएगा, सिर्फ इतना रिलेशन आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर आपको दो केसेस लेने पड़ेंगे, एक बार आप x इक्वल टू वाई लेंगे और एक बार आप x इक्वल टू माइनस वाई लेंगे। ये जब दो केसेस को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे विद 2xy इक्वल टू 1 के साथ, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो आपका केस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कि आपका x इक्वल टू वाई है और 2xy इज इक्वल टू 1 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास पेयर्स निकल के आएंगे, x इक्वल टू 1 बाय रूट 2, y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ठीक है। एक तो पेयर ये हो सकता है, दूसरा पेयर बच्चों आपका निकल आएगा x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। एक तो ये आपका ये पेयर निकल सकता है। अब बच्चों केस 2 पर ध्यान दीजिए। केस 2 क्या लेंगे, x इक्वल टू माइनस वाई और 2xy इज इक्वल टू 1। तो यहां से बच्चों क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द, यहाँ पे अगर आप इस केस को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो आई होता है। तो एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक आंसर भी निकाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो आप निकालेंगे तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी है, वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है किसी भी हालत में। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अगेन है तो एनसीईआरटी का, लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन है वो। लेट a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, ये बच्चों आपका a है।
and I be the identity matrix of order 2 show that आपको शो करना है I plus A is equal to I minus A into bracket cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। और बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप यहां से एक बार करके नहीं गए हैं पहले से, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों को प्रूफ करना है वो i प्लस ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप i प्लस ए निकालेंगे तो i इज 1 0 0 1 और a आपको मैंने बताया ही है, दिस इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। यहां तक रिव्यू कर लीजिए पहले। अब i प्लस ए आप ऐड कर लीजिए इनको आपस में। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों आरएचएस में अगर आप ध्यान से देखें तो आरएचएस में लिखा हुआ है i माइनस ए। तो पहले आप i माइनस ए निकाल लीजिए, दिस इज i। और ध्यान से देखिए आरएचएस में लिखा है i माइनस ए, तो i माइनस ए आपका है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0। ठीक है, और बच्चों ये फाइनली अगर आप ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पर आएगा दिस इज 1 दिस इज 10 अल्फा बाई 2 दिस इज माइनस 10 अल्फा बाई 2 और दिस इज 1। ठीक है, ये हो गया आपका i माइनस ए। और बच्चों अगर आप आरएचएस में देखें तो आपके साथ गिवन है कि i माइनस ए को आपको मल्टीप्लाई करना है। i माइनस ए भी एक मैट्रिक्स है, i माइनस ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स के साथ, जो मैट्रिक्स मैंने आपको दे रखी है एग्जाम में ये। तो बच्चों अब आप क्या करिए, i माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, i माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो इस स्टेप को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ओके, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बगल में। तो दिस इज i माइनस ए की वैल्यू है 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, और ब्रैकेट में है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड अगेन साइन अल्फा और दिस इज कॉस अल्फा। दिस इज, तो यहां तक के पहले तो आप स्टेप्स क्लियर करिए, क्योंकि मैंने एकदम जितना सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है उतने तरीके से करके बता रहा हूं आपको। अब बच्चों इनको आप आपस में i माइनस ए और ये जो वैल्यूज हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, इनको भी आप 10 के टर्म्स में लिख लीजिए। तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो अभी वैल्यू में लिखी है उसको मैं और भी सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। दिस इज 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1। और बच्चों ये कॉस और ये जो साइन अल्फा है इनकी 10 के टर्म्स में वैल्यू डाल दीजिए। कॉस अल्फा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा इज 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरह से ले जाना है अप्रोच करके। फिर यहाँ पे भी वैल्यूज आप पुट करिए, लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और दिस इज 1 कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा ही है, एक बार चेक कर लूं मैं। कॉस अल्फा है, ऊपर माइनस साइन अल्फा नीचे कॉस अल्फा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आई थिंक इससे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। अब बच्चों यहां तक जो कर ले जाएगा तो वो क्वेश्चन आगे भी कर लेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो 10 अल्फा बाई 2 है ये काफी बड़ा बड़ा टर्म नजर आ रहा है, तो आप एक काम कर लो कि 10 अल्फा बाई 2 को आप t या a जो भी एज्यूम करना चाहते हो एज्यूम कर। ठीक है, तो बच्चों फाइनली ये निकल करके आ जाएगा अगेन, दिस इज 1 t
माइनस टी 1। अब देखो रिड्यूस हो गया, चेक करिए मैंने आपको रिड्यूस कर दिया। दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चेक करिए। अब बच्चों आपको पेशेंस रखते हुए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं भी अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप लोग भी करो। इसको पेशेंस रखते हुए आप सभी लोग मल्टीप्लाई करिए इसको आराम से। ओके बच्चों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाइनली 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां आ रहा है माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां आ रहा है माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे आ रहा है 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन वगैरह लेके आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप और करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से t कॉमन आ जाएगा, t क्यूब भी है ना, तो हो जाएगा t टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये हो जाएगा माइनस टी टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों ये फाइनली क्या बन गया, यहाँ पे आए 1, ये आया माइनस टी, और ये आया टी, और ये आया 1, ठीक, ये निकल के आया है, ठीक है। और बच्चों अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें तो t की वैल्यू है 10 अल्फा बाई 2, तो ये हो गया माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और ये हो गया 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये i प्लस ए ही तो है, क्योंकि हमने i प्लस ए आपको पहले से ही निकाल के दिया था। तो आप चेक करो, i प्लस ए आपका निकल के आ गया है, ये आपके सामने i प्लस ए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये आपका निकल के आ गया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो उस क्वेश्चन में अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बाकी आपको याद रखिएगा, अगर आपने फॉर्मूले नहीं लगाए, अगर आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा को प्लेस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा बाई 2, तो आपके क्वेश्चन फिर फंसेगा, आपको समय काफी लगेगा करने में। आप फिर जो भी स्ट्रेटेजी लगाएंगे हो सकता है आपसे हो ही ना, एक जगह पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से करके जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से करके जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना हो नहीं पाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप अभी भी रिव्यू कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी पूछ सकता है। ओके, किसी को प्रॉब्लम है? ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव फॉर बोर्ड्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 3, और आपका जो है b जो है आपका वो है -2 -1 -4, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, मतलब a और b का होल ट्रांसपोज जो होता है वो b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज के इक्वल आता है या नहीं आता है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है और ये एग्जिस्ट भी करती है,
आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है पूरा प्रॉपर तरीके से लगा करके। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। सभी बच्चे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास ए और बी गिवन है, तो सबसे पहले आप निकालिए ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे? ये आपका हो गया ए, ठीक है, ये आपका हो गया ए, और बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो गया बी। मल्टीप्लाई करने का आपको फंडा पता होगा, पहली वाली मैट्रिक्स में 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 1 हो गई। दूसरी वाली मैट्रिक्स में 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 3 हो गई। तो आप चेक कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज सेम है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ भी 1 लिखा है, उधर भी 1 लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। दिस बिकम्स a इंटू बी। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए भाई सभी लोग। तो ये जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली निकल के आएगा 2, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज -4, -2, -8, -6, -3, -12। ओके, ये आएगा बच्चों, a इंटू बी आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर देते हैं। तो बच्चों ट्रांसपोज आप सभी लोग लेना जानते हैं, तो ट्रांसपोज आप ले लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2, 1, 4, -4, -2, -8, -6, -3, -2, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज तो निकाल लिया बच्चों ने। अब हमको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, यानी अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको वेरीफाई करने के लिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, जो यही वैल्यू आएगी जो गिवन है आपके पास। तो बच्चों बी का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब रो से कॉलम में बदल जाएगा। ये मैंने कर दिया। और ए का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ए वर्टिकल है कॉलम में, यानी वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -1, 2, 3। चेक कर लीजिए, इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 1 है। इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, तो ये वैल्यूज अभी भी सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो लिखिए, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो जस्ट वही निकल के आएगी जो a इंटू बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल है। तो निकालना स्टार्ट करिए। दिस इज 2 -4, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, वैल्यू यही निकलेगी। ठीक है, अब एग्जाम में टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एक निकालने के बाद दोबारा दूसरी थोड़ा ना निकालेंगे, क्योंकि वो तो दिया ही है कि उसको वेरीफाई करो, और ये तो एग्जिस्ट करता भी है, तो ये एग्जिस्ट तो करेगा ही। ठीक है, हो गया क्वेश्चन बच्चों, से वेरीफाई हो गया कि a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होता है। इससे आपकी प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो गई है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं, आप भी कर सकते हो। सभी बच्चे इसको चेक करें, कोई अभी दिक्कत है तो अभी भी बता दें। ओके, सबने कर लिया होगा, आंसर मैच कर गया होगा होपफुली। सभी लोग अपना करके चेक करें।
ठीक है, आ गया सबका? ओके। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए आपकी मैट्रिक्स है 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये बोर्ड्स में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही कॉमन स्टेप्स के साथ क्वेश्चन होता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस टाइम्स वो मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, लेकिन ये निकालते कैसे हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों जो P होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करती है, और P जो होती है वो कैसे निकालते हैं, दिस इज A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, इससे आपकी P निकलता है, और P जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और जो बच्चों Q होता है उसको निकालने के लिए आप यूज करते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया P और Q पहले आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद P का ट्रांसपोज लेंगे तो आपका P आ जाएगा वापस, और Q का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस टाइम्स Q आ जाएगा, और आखिरी में उस मैट्रिक्स A को जो आपके पास गिवन है उसको P प्लस Q के सम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वापस आपकी वही मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगी। तो उसको बच्चों आखिरी तक कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देख लीजिए किस तरह से अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन आसान है, आप भी अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हर बच्चा अपनी कॉपी में A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना स्टार्ट करिए। ए आपका है 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ये आपका हो गया ए। अब ए ट्रांसपोज निकालिए, तो दिस इज 3 2 3, मतलब रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आप इनको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करना तो बहुत आसान काम होता है, मल्टीप्लाई में तो फिर भी दिक्कत होती है। ऐड तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, 4 और 3 7, 5 7 और 10, ये आ गया बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक, अब बच्चों आपको निकालना क्या है, पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स होती है 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी अब आप हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/2, 3 ये 5, ये 7/2, 5/2 7/2 5। आप चेक कर लो, आपका मैंने पी मैट्रिक्स आपको निकाल करके दे दी है, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप क्यू मैट्रिक्स निकालोगे। क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हर बच्चा अपनी कॉपी में पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ए मैट्रिक्स लिखिए सबसे पहले, 3 2 3 4 5 3। ठीक है, उसके बाद 2 4 5, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 3 4 5 3
2 4 5, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जरा बता सकते हो? 3 - 3 0, and 2 - 4 - 2, this is 1, this is 2, this is 0, this is 3 - 4 - 1, and 2 - 3 - 1, 4 - 3 1, 5 - 5 0। आ गई बच्चों। अब आप बच्चों क्यू मैट्रिक्स आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, निकालिए भाई। चलिए भाई, A - A ट्रांसपोज बाई 2 निकालिए हर बच्चा। 0 - 1 1/2 - 1/2 0 0 1/2 -1/2 1। चेक कर लीजिए, यही आ रही होगी। 0 - 1 1/2 0 1 0 -1/2 1 -1/2 1, ठीक, यही आ रही है, ठीक है। ये आपका आ गया Q। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, P और Q को दिखाना होगा कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब, आप पहले लिखिए P, ठीक है। P आपने निकाला है। अब आप लीजिए सीधा सीधा P का ट्रांसपोज। पहले आप P लिखिए और P का ट्रांसपोज लीजिए, या पहले आप Q से स्टार्ट कर सकते हैं। Q आपको दिख भी रहा है सामने, Q तो आपको सामने दिख भी रहा है, तो आप Q का ट्रांसपोज लीजिए डायरेक्ट। तो ये Q है, तो Q का ट्रांसपोज क्या होगा? Q का ट्रांसपोज सभी बच्चे यहाँ पे लेना स्टार्ट करें। दिस इज 1 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0, दिस इज Q ट्रांसपोज, ठीक है। दिस इज Q ट्रांसपोज। और अगर आप Q ट्रांसपोज को ध्यान से देखें तो ये माइनस टाइम्स Q निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये Q जो है आपका, वो क्या हो गया? Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहां लिख सकते हैं Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक समझ गए? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको P पे दिखाना है, तो P का लॉजिक भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप P लिखिए, क्या है वो। P आपका था 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5, ये आपका P हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, आप P का ट्रांसपोज लीजिए। क्या करेंगे? P का ट्रांसपोज लीजिए। तो P का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? अब आप चेक करो, वही मैट्रिक्स वापस रिपीट हो जाएगी। 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5। अब आप चेक कर लो कि P का ट्रांसपोज वापस P के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सबको आ गया? अब बच्चों P प्लस Q के सम के फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना। P और Q आप निकाल चुके हो, तो दिस इज, इसको हम लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। दिस इज P प्लस Q इज इक्वल टू P प्लस Q इज इक्वल टू 3 3 5/2 3 5 7/2 and this is a 5/2 7/2 5। ये हो गया आपका P। इन Q is 0 -1 1/2 1 0 1/2 -1/2 1/2 0। तो ये P प्लस Q आ गया। अगर आप इसका सम करेंगे तो आपका वापस A आ जाएगा। ये देखिए, मैं लिख भी रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मैं कोई सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 100% A ही आएगा, तो मैंने इसको A के इक्वल कर दिया। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपको ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन में भी हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। करने का मेथड यही सेम होगा, कोई उसमें खास चेंज नहीं आएगा। आप इसको दोबारा एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं। कोई दोबारा प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आखिरी तक करना है आपको। हर बार ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में काफी कोई इजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों,
हो गया क्वेश्चन सबका ये? तो दिस इज द, जो अभी मैंने जो भी बताया है, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की अलजेब्रा पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ आपका वही डिस्कशन किया है। अभी आपकी पूरी मैट्रिसेस थोड़ा ना खत्म हो गई। दिस इज द, जो अलजेब्रा पे बेस्ड मैट्रिसेस के क्वेश्चन आते हैं, वो अभी मैंने जस्ट आपको अभी बताए, और कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों यहाँ से धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो जिनका वेटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप सब लोग को पता है कि आपको करना होता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। आपको क्वेश्चन याद आ गए होंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है वो होती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद आ गए होंगे, तो इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अब एक हेडिंग डालिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, हम लोग सीधा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो मैं सीधा क्वेश्चन ही बता देता हूं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते होंगे व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस इज द क्वेश्चन, फॉर व्हाट, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट value of x, for what value of x the matrix A, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है बच्चों आपकी 1 -2 3 1 2 1 x and then x 2 -3 is singular। ठीक है, तो the question is for what value of x the matrix A is singular। ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे जरा ध्यान दीजिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 करना पड़ेगा। अब इतना आप कर लीजिए, मेरे को आंसर बता दीजिए, क्योंकि मेरे सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, आप खुद ही सॉल्व करके मेरे को बता दो। कोई बच्चा क्लास में है जो सॉल्व कर रहा है, जरा इसकी वैल्यू बता दे। क्या वैल्यू आ रही है? ओके, एक बच्चे का आंसर अभी आया है हाफ। ठीक है, ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं। 1 -2 3 1 2 1 and this is x2 -3 equal to 0। और किसी का कोई आंसर आया हाफ के अलावा? क्या हाफ ही आंसर है कि हाफ के अलावा कोई और भी हो सकता है? बच्चों ये कोशिश करिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, सबके आंसर अलग अलग ना आए। आप बहुत जल्दी में भी ना करिए, पता पड़ा बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी गलत होने लगे सब आपसे। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करना है। तो बच्चों ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, ऐसे कोई बच्चा किसी का आंसर और आया है? एक्सपेंड करिए आराम से। ओके, एक बच्चे का भी आंसर आया है, दिस इज -1। और कोई? ओके, 6 बच्चों के एक साथ आंसर आए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का जो है उनका आंसर -1 ही आ रहा है। तो इसका आंसर -1 ही है। ठीक है, इसका आंसर बच्चों जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो -1 ही आएगा। आप एकदम आराम से एक्सपेंड करो, बिल्कुल दौड़ मत लगाओ, रेस मत करो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स भी गलत कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है, दिस इज ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये। ठीक है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस में नहीं आएगा, ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, हाँ ठीक है बेटा, -1। ओके गुड।
तो बच्चों ठीक है, आपका सभी का आंसर -1 आ गया होगा। मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको एक्सपेंड करने आता होगा। अगर कोई बच्चा अभी भी ऐसा है क्लास में जिसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम है, तो वो अभी बता सकता है। मैं एक्सपेंड करना भी सिखा सकता हूँ। आप किसी भी लेवल का पूछ सकते हो, मैं एक्सपेंड करना मतलब 0 लेवल पे भी बता सकता हूँ। बस आपको कहना होगा कि सर मेरे को एक्सपेंड करना सिखा दीजिए, वो भी बता देंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से सबसे हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन फिर से अगेन एनसीईआरटी का ही है, लेकिन ये भी काफी बच्चों का ऊपर नीचे होता है क्वेश्चन। दिस इज प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट है बच्चों x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 x। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों क्वेश्चन आपका ये है, आप लिखो तो पहले क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट दिया है, जो आपके सामने इंडिकेट हो रहा है, आपको बताना है इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसमें थीटा नहीं होगा। आपको प्रूफ करना है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है तो उसमें जो 4 में से 3 आंसर होंगे वो थीटा पे डिपेंडेंट होंगे और एक आंसर थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वही आंसर होगा। तो इसका आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आता है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, हो सकता है आपको टाइम ना मिले, क्योंकि मैंने तो बताया पेपर लेंदी है भाई, पेपर तो लेंदी है ही। अब आपको हो सकता है टाइम ना मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आखिरी में करो, आपको लगे कोई थीटा से आंसर ही होगा, हो सकता है एबीसी में कोई तुक्का लगा दो, लेकिन आंसर होगा आपका डी पार्ट। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बस आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह यूज नहीं करनी है। आप यूज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आपको आती है, और नहीं भी यूज करते हैं, डायरेक्टली भी एक्सपेंड करते हैं तो भी वो भी सही है। ठीक है ना? क्योंकि है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई वर्किंग थोड़ा ना देखेगा। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया है, दिस इज -x3। आपको अपनी मेहनत से करना है, कहीं से नकल वगैरह नहीं करनी है। पूरा साल बीत गया, आप लोग ने नकल ही नकल से किया होगा मेरे हिसाब से। अब आप अपने आप से करो, ठीक है? ओके, और किसी का आंसर आया? एक बच्चे का भी आया है -x3, एक बच्चे का आंसर आ रहा है -2x, एक का आ रहा है -x²। अरे बाप रे, इतने सारे आंसर अगर आप लोग भेजोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? तब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मैं क्या इसको एक्सपेंड करूं क्या? चलो मैं एक्सपेंड कर देता हूं। ओके, आपको याद रखिएगा, करनी अपनी मेहनत से है। ओके, ठीक है बेटा, करिए आप अपनी मेहनत से, कहीं से कॉपी मत करिए, कहीं से देखिए नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। मैं आपको अभी भी कई बार बता चुका हूं कि जितने भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखते हैं बाद में, या जो भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर किसी की भी एकेडमी का देखते हैं, तो वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर जब तक आप खुद से उसको 2 बार नहीं करेंगे अपने हाथों से, तब तक वो आपको नहीं आने वाला है। क्योंकि वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसको आप मैक्सिमम 2 दिन तक ही याद रख सकते हैं, उसके बाद वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको अपने हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो कहीं से नकल नहीं करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। वरना आप करते रहिए हमेशा जिंदगी भर गूगल यूज। ठीक है, कुछ बच्चे तो इतना हैबिचुअल हो गए हैं कि वो मोबाइल में तुरंत गूगल खोल देते हैं और तुरंत सब कुछ करने लगते हैं। मतलब गूगल नहीं खोलना है आपको, उसकी आदत आपको खत्म करनी पड़ेगी।
वरना आपसे ना एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, ना आपसे बोर्ड्स में हो पाएंगे, आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जो एडवांस में क्वेश्चन या मेंस में क्वेश्चन जो भी आएगा वो एकदम नया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है वो भी आप गूगल में ढूंढने लग जाओगे। ओके, स्टार्ट करिए, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करिए सभी बच्चे। जब सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लीजिए। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली जो है -x³ आएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट तो सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज 1 + ω + ω² = 0। तो इसको डिटर्मिनेंट में कहीं भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सभी बच्चे कंसेप्ट जानते होंगे, 1 + ω + ω² = 0। और ओमेगा की पावर 3 के 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 के +1 ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 3 के +2 ω² होता है। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है वगैरह ये सारी बातें आपको बताई गई होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको लिख देता हूं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में यूज होएगा ही होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी 1 + ω + ω² = 0, तो ये यूज हो सकता है। ओमेगा की पावर 3 के 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 के +1 ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 3 के +2 ω² होता है। जो ओमेगा होता है बच्चों वो होता है -1 + I√3/2, जिसका आप पोलर फॉर्म भी जानते हैं, ठीक है। और ω² होता है -1 - I√3/2, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यूज अब आपको पता होनी चाहिए, और इस पे बेस्ड आपने कुछ दिन पहले डाउट्स भी पूछे थे तो मैंने आपको बताए थे। लेकिन अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाता चला जाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज यूज आपको करते हुए दिखाई देंगी, इसलिए आप उसको उस समय यूज करेंगे। अभी तो मैं काफी इजी सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा देखिए करने का तरीका उसको। ओके, सभी बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं जो डिटर्मिनेंट हो सकता है। ऐसे होता है क्वेश्चन, विदाउट, क्या लिखा होता है एग्जाम में, विदाउट एक्सपैंडिंग, ओके, विदाउट एक्सपैंडिंग prove that या show that या prove that this is x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1। आपको शो करना है विदाउट एक्सपेंडिंग कि ये 0 आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारी बातें होती है। एक बात तो ये होती है, पहले तो मैं आपको रूल्स बता देता हूं कि देखिए जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा रहता है तो आपका काम ये होगा कि आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने पड़ेंगे। किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 तो आपको बनाने ही पड़ते हैं 100%, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। कभी भी विदाउट एक्सपेंडिंग कहीं भी लिखा हो तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करिए, तो एटलीस्ट आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरोस बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो 0 बनाने में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो कहेंगे सर 0 बन तो रहे लेकिन एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा, मतलब कि एक पहली रो पहली कॉलम में या दूसरी रो दूसरी कॉलम में, मतलब अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, मतलब सेम रो सेम कॉलम में नहीं बन रहे। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में क्या करें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोर्ड लेवल पे, वैसे बोर्ड लेवल क्या हर जगह आपको यही करना होता है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 0 बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन इनकेस आपसे न बने, हमारी बात सुनिएगा, इनकेस आपसे न बने, आप करते करते पता पड़ा उसी क्वेश्चन पे ना हो जाइएगा, पता पड़ा वही क्वेश्चन ही कर रहे हैं और कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इन केस अगर आपसे नहीं बनता है, ऐसे केस में तो आप कहीं भी 2 0 बना लीजिएगा और उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। कहीं भी 2 0 बना करके उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आपका सिर्फ एक नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, बाकी नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का है तो एक नंबर कट जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको 2 जीरो एक रो या एक कॉलम में ही बनाने हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चों से नहीं बन पाते क्योंकि मैंने देखा है वो कहीं भी 2 जीरो बना देते हैं और उसके बाद एक्सपेंड कर लेते हैं। वो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये समझते हैं। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करना क्या होता है। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई डिटर्मिनेंट अगर जीरो लाना है तो ये तो प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी 2 रो को आप आइडेंटिकल बना लो या कोई भी 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना लो। इतना तो पता ही होगा आप सब लोग को। तो वेल ये तो भी काफी इजी क्वेश्चन दिया है, बाकी आगे क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट में सिखाऊंगा। ओके, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है वो भी बहुत कॉमन आता है बोर्ड में, मतलब बहुत हाईफाई नहीं आता है, कॉमन क्वेश्चंस में ही आता है। मे बी हम लोग की कल क्लास है तो उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। भाई देवी ये तो वैसे ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें जो पहली रो है उसको रिप्लेस कर देंगे क्या हम समझ नहीं पाए? अच्छा मैं बाद में समझता हूँ आपकी बात। R1 को रिप्लेस करता हूँ R1 प्लस R2 से। बेटा अभी आपने जो एक बात पूछी है वो उसमें डाल देना, मेरे उस पर टेलीग्राम पे पूछना तो मैं बता दूंगा। अभी थोड़ी क्लास चल रही है, एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 प्लस R2 से। दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स। ये तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, अभी तो पहला दे रहा हूं ना इसलिए थोड़ा सा दे रहा है। ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, चक्कर में मत पड़ना। जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ऊपर से क्या करेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। ये तो ऐसे ही हो गया एक झटके में। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, इतना खुश मत होना। ओके, दिस इज 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। ये प्रॉपर्टी लग गई और ये क्या बन गया, जीरो। डायरेक्टली लिख दो जीरो, एक्सप्लेन क्या करें उसमें। चलो, तो इसके नीचे आप नहीं लिख सकते हो कि जो आपका R1 रो है और जो R3 रो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने के केस में वो डिटर्मिनेंट जीरो है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कई बच्चे करते हैं लेकिन सबका अपना अपना करने का तरीका अलग। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। आएगा एक ही क्वेश्चन, देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, ऐसे लिखा रहता है एग्जाम में। देखिए, तो जो डिटर्मिनेंट है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, बी प्लस सी स्क्वायर सी ए, सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए प्लस बी। ये हो गया। ओके, तो बच्चों सबसे पहले जब कोई डिटर्मिनेंट आता है तो हम क्या सोचते हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम से हम कुछ कॉमन लेने के लिए सोचते हैं। हम आइडेंटिकल टर्म्स बनाने के लिए सोचते हैं ताकि वो बाहर जीरो बन जाए। अब आइडेंटिकल टर्म किसी भी रो या किसी कॉलम में बनेंगे कैसे, उसके लिए तो कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन तो ले नहीं सकते, कुछ कॉमन समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि पहली रो में अगर हम बीसी कॉमन लेंगे तो बीसी कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो थर्ड कॉलम में बीसी है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे बहुत ही एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ये हर बच्चा जानता है। उसके बाद वो क्वेश्चन होता चला जाता है। तो ये हर बच्चा कर सकता है, एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड। ओके, स्टार्ट करिए आंसर। तो कैसे लिखते हैं इसको, इसका मतलब ये हुआ कि R1 में आपने A मल्टीप्लाई किया, R2 में आपने B मल्टीप्लाई किया और R3 में आपने C मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही तो लिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए भाई, आपको भी करना है, मेरा इंतजार ना करिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे।
ओके, तो कैसे करेंगे आगे, ये देखिए मैंने ABC से डिवाइड किया, ABC से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैसे करेंगे, इसमें से मैंने R1 में A मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया AB² C² ABC, और A टाइम्स क्या हो गया AB प्लस AC, डायरेक्ट लिख देना है AB प्लस AC, AB प्लस AC, ठीक है भाई। BC² A² ABC, BC प्लस BA, CA² B² ABC, क्या बचा ये AC प्लस BC, C मल्टीप्लाई किया, ठीक है ओके। अब बच्चों देखो, पहली कॉलम से ABC कॉमन निकल रहा, दूसरी कॉलम से ABC कॉमन निकल रहा, तो बाहर निकल के ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा आपके पास टर्म वो बचेगा BC CA AB 111, बाकी सो आप लिख लो AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस BC, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करिए, ओके एक काम कर लो, C3 कॉलम को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C3 से, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो आपका 111 और भी जनरेट हो जाएगा और तुरंत वो 0 हो जाएगी, तो दिस बिकम BC CA AB 111, यहां हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये टफ वाले में नहीं आता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अब इसमें से कॉमन ले लो, आपका क्वेश्चन हो गया, ABC, ये AB प्लस BC प्लस C है, दो रो आइडेंटिकल हो गई, क्वेश्चन इज ओवर, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया, दिस इज 0, क्लास इज फिनिश नाउ। तो बच्चों आप क्लास लीव कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टर्न पे इससे भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए तो। फुल मार्क्स चाहिए ही नहीं तो बात अलग है भाई।